तो एट लोडिंग इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग you have the distance, you have voltage, and this is your distance. तो यहाँ पे क्या होता है एट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज का ये कांस्टेंट रहता है। जो वोल्टेज और करंट होती है ये इन फेज विद ईच अदर रहती है अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। जो पावर होता है द ट्रांसमिशन पावर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन एट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो एट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग द ट्रांसमिशन पावर is independent of length of line। और यहाँ पे क्या होता है जो आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज होती है दिस इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो आपको एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिल जाती है। ये कब आपको ऐसा कब होता है व्हेन योर लोडिंग इज इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज होता है विद इन द लाइन इट इज इन परफेक्ट बैलेंस एंड द लाइन प्रोवाइड्स इट्स ओन शंट कंपनसेशन। लाइन खुद अपनी कंपनसेशन करती है एट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। इसमें क्या आपका जो रिएक्टिव पावर डिमांड होती है ऑफ द सीरीज लाइन रिएक्टेंस इट इज मैच्ड बाय द रिएक्टिव पावर जनरेशन ऑफ द शंट लाइन कैपेसिटेंस। लेकिन ड्यू टू सम इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स रेयरली हम सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कर पाते हैं। तो at the time of surge impedance loading our sending end voltage is equal to receiving end voltage or we have unity power factor। at light loads when your loading is less than surge impedance loading यहाँ पे कुछ आपको ऐसी वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगी। आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी मैक्सिमम पहुंचेंगी एट द मिडल ऑफ द लाइन और एक ऐसा आपको वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगा। ये कब होता है व्हेन योर लोडिंग इज लेस देन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। ऐसा कब होता है एट लाइटर लोड्स। व्हाट हैपेंस इज दैट एट लाइटर लोड्स जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ये ओवर कंपनसेट हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सीरीज लाइन रिएक्टेंस होती है इट रिक्वायर्स सम रिएक्टिव पावर। वो रिएक्टिव पावर देता है आपको कैपेसिटर। तो कभी कभी क्या होता है कैपेसिटर ओवर कंपनसेट कर देता है लाइन को। तो जो वोल्टेज होती है दो वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है अक्रॉस द सीरीज लाइन रिएक्टेंस। ये किसकी वजह से इंक्रीज हुआ जो चार्जिंग करंट होती है ऑफ द शंट लाइन कैपेसिटेंस। तो ये क्या होती है दिस इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप कॉज्ड बाय द लोड करंट। ये जो चार्जिंग करंट दे रहा है आपका शंट कैपेसिटेंस इसकी वजह से जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस दिस line reactance this is greater than the voltage drop due to the load current that is flowing through this reactance। इसकी वजह से क्या होगा आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी और आपकी वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी मैक्सिमम पहुंच जाएगी एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब देख रहे हो कि आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन है ये डिपेंड कर रहा है ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है आप देख रहे हो कि वोल्टेज जो आपकी इंक्रीज होती है मिडल पे मैक्सिमम पहुंचती है और फिर थोड़ा फिर वापस कम होती है
तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज होती है इट इंक्रीजेज और मिड पॉइंट पे ये मैक्सिमम पहुंच जाती है। तो ये जो सरप्लस चार्जिंग करंट थी ये सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड जनरेटर्स को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका शंट जो आपकी लाइन रिएक्टेंस थी उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आपने कंपनसेशन प्रोवाइड की, तो ये जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन है ये एब्जॉर्ब करनी पड़ती है सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड जनरेटर्स को। थर्ड केस होता है आपका व्हेन योर लोडिंग इज ग्रेटर देन surge impedance loading. So your third case is at loading greater than surge impedance loading. इसमें इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज गिर जाएगी, मिनिमम हो जाएगी एट द सेंटर ऑफ द और एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो दिस इज द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा कब होगा? जब आपकी लाइन अंडर कंपनसेटेड होगी। यहां पर क्या होता है, आप ओवर कंपनसेट कर देते हो। जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी ऑफ द सीरीज लाइन रिएक्टेंस, तो जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा था ये लाइन कैपेसिटर या लाइन कैपेसिटेंस जो ये प्रोवाइड करी थी ये कम होती है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखो ये जो कैपेसिटेंस थी इसकी वजह से जो चार्जिंग करंट फ्लो होती थी ये क्या करती थी, ये वोल्टेज को बढ़ाती थी, लेकिन ये कम है अब। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द लोड करंट इन दिस लाइन रिएक्टेंस ये ज्यादा है। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जो वोल्टेज है आपकी गिर रही है एंड इट बिकम्स मिनिमम एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे आप देखते हो कि वोल्टेज जो होती है हमारी ड्रॉप हो जाती है और मिनिमम हो जाती है एट द मिड पॉइंट। इस केस में क्या होता है, जो नेट रिएक्टिव पावर डिमांड होती है ऑफ द लाइन इट मस्ट बी सप्लाइड बाय द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड जनरेटर्स। अब जो ये आपको एक्स्ट्रा आपको ये शंट रिएक्ट जो आपकी ये लाइन रिएक्टेंस है जो इसकी डिमांड है वो किसको मीट करनी पड़ेगी, सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड जनरेटर्स को। तो अगर आप इक्वेशन 9 देखेंगे तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा रियल पार्ट था ऑफ सेंडिंग इन पावर दैट वाज इक्वल टू वीएस वी आर अपॉन जेड नॉट साइन बीटा ए साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आप एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लोगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम उसमें क्या देखते हैं कि ये जो आपका बीटा ए होता है दिस इज ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द लाइन है ये कम होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ बीटा ए इट कैन बी टेकन इक्वल टू बीटा ए। So z naught sine of beta a this can be written as z naught beta a। z naught जो हमारा होता है सर्ज इम्पीडेंस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन सी और बीटा जो हमने देखा था दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी इंटू ए। तो ये अंडर रूट एल सी आपका कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एल दिस विल बिकम इक्वल टू एल, तो आपका बन जाता है ओमेगा एल ए एंड दिस इज इक्वल टू लाइन रिएक्टेंस। तो इस इक्वेशन में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाएगी वी एस वी आर साइन डेल्टा अपॉन एक्सएल। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, योर पावर इज इक्वल टू द रियल पार्ट और एक्टिव पार्ट दिस इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सएल साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आपका सेंडिंग एंड पावर सॉरी इफ योर रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड वी आर टेकिंग इट इक्वल टू वी, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंडिंग इन पावर होता है द रियल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल साइन ऑफ डेल्टा। और अगर आप
रिसीविंग एंड पावर की भी इक्वेशन देखोगे वो भी एग्जैक्टली इसी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपका पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आपकी वोल्टेज और रिएक्टेंस जो है ये कांस्टेंट होगी तो आप पावर जो है ट्रांसमिशन उसको चेंज कर सकते हो ओनली बाय चेंजिंग डेल्टा। सेकेंड चीज जो हमारी ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 12, वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पर भी जब आपका बीटा विल बी स्मॉल, योर कॉस ऑफ बीटा ए दिस विल बी इक्वल टू 1, साइन ऑफ बीटा ए विल बी इक्वल टू बीटा ए। तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर जेड नॉट बीटा ए। तो ये चीज हमने अभी देखी थी, दिस इज इक्वल टू एक्सएल। ये आपकी सबस्क्रिप्ट है ऐसे। तो दिस बिकम्स इक्वल टू वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल। सो फॉर वी एस इक्वल टू वी आर आप देखोगे कि जो आपका रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल कॉस ऑफ डेल्टा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। तो आपका क्यू ऑफ एस इसके बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा। ये सारी इक्वेशंस जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब आगे कोई भी एग्जाम दोगे ये इक्वेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ से भी अगर आप एक ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपका डेल्टा स्मॉल है तो योर कॉस ऑफ डेल्टा दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, वी एस वी आर माइनस वी आर अपॉन एक्सएल। वी आर को कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाता है वी आर वी एस माइनस वी आर अपॉन एक्सएल। तो आप यहाँ से देखते हो कि जो आपका रिएक्टिव पावर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस। तो आप ये भी देख सकते हो कि जो आपका रिएक्टिव पावर होगा, अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज ये दोनों बराबर होंगी तो उस टाइम पे लाइन में कोई रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं होता है। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज उतना ज़्यादा रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रिएक्टिव पावर और वोल्टेज आपस में डिपेंडेंट होती है। रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जब आप रियल पावर की बात करते हो देयर P is directly proportional to delta and here Q is directly proportional to voltage। एक और चीज अगर आप देखोगे, अगर आप डेल्टा को चेंज करते हो तो कुछ आपका रिएक्टिव पावर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आप जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां पर आपने सुना होगा कि जब भी हमें रियल पावर को चेंज करना होता है, रियल पावर को कंट्रोल करना होता है, आप वो इट कैन नॉट बी डन विदाउट चेंजिंग रिएक्टिव पावर। तो बाय कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर यू कैन कंट्रोल एक्टिव पावर। तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अल्टरनेटिव तरीके से यही चीज़ फिर से देखेंगे, बट एक अल्टरनेटिव तरीके से।